ईडी ने कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल की करीबी सहयोगी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया गया। विशेष न्यायालय ने सौम्या चौरसिया को 2 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आइए जानते हैं क्या है छत्तीसगढ़ से जुड़ा ये शराब घोटाले का पूरा मामला। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का जो लिकर स्कैम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें हमको सौम्या चौरसिया के विरुद्ध कुछ प्रमाण हमारे पास प्राप्त हुए थे और प्रमाण ऐसे थे जिसमें कि उनका उसमें संलिप्तता नजर आ रही थी। ये भी नजर आ रहा था कि अपराध का आगम है, यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उसको उन्होंने ग्रहण किया हुआ है, अपने फायदे में लिया हुआ है। तत्संबंध में हमको कस्टोडियल रिमांड की आवश्यकता थी और पुख्ता पूछताछ करने हेतु, जो कि हमने माननीय न्यायालय से मांगी थी। माननीय न्यायालय ने हमको कस्टोडियल रिमांड जो थी 3 दिन की दी थी, जो कि आज 19 तारीख को समाप्त हो रही थी। आज हमने जो भी पूछताछ हमको करनी थी वो हमने की है और फर्दर हमको चूंकि पूछताछ की अभी इस स्टेज पर आवश्यकता नहीं है, तो हमने आज जुडिशियल रिमांड पे भेजे जाने का निवेदन किया है। 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर सौम्या चौरसिया को आज न्यायालय ने जाने का आदेश दिया है, जो कि 2 जनवरी तक है। सर, किस प्रकार की संलिप्तता थी? क्या पैसा भी पाया इन्होंने कि षड्यंत्र किया? क्योंकि नियुक्ति की भी मामला आ रहा है कि मनमानी नियुक्तियां की गई। देखिए, जो हमारा एविडेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें हमने पाया था कि 115 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम शराब स्कैम से इनके पास आया है। और जैसे कि के श्रीवास्तव ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि 72 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा उसने हवाला किया है सौम्या चौरसिया के डायरेक्शंस पे। और जो डायरी एंट्री थी, जो कि इनकम टैक्स ने डायरी सीजर किया था, उसमें ये बात निकल के आई थी कि 43.5 करोड़ रुपया का जो कैश फ्लो है लिकर स्कैम से, वो इनके पास आया हुआ है सौम्या चौरसिया के पास में। इसके अतिरिक्त कुछ डिजिटल एविडेंसेस हमारे पास थे, जो कि ये इशारा कर रहे थे कि जो शराब स्कैम से लेके डिस्कशन चल रहा था, जो शराब स्कैम से रिलेटेड लोग शामिल हैं ऑलरेडी, जो जेल में जा चुके हैं या जमानत पे, उनके साथ चल रहा था और उससे बातें हो रही थी। तो इस वजह से हमको ये आश्वासन हुआ कि ये जो हैं ये भी उस स्कैम में शामिल हैं और फर्दर जो भी एविडेंस हमने गैदर किया है या गैदर करेंगे आने वाले प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में आप लोग को दिखाई पड़ जाएगा। सर, निरंजन दास को आज आपने कस्टोडियल रिमांड मांगा है, क्या आधार बता सके कुछ ऐसा कुछ? देखिए, निरंजन दास भी आबकारी जो विभाग था तत्कालीन उसके शीर्ष पर बैठे हुए थे और निरंजन दास की खोज जो है वो 2022 से चल रही थी, क्योंकि 2022 में भी उनको समन किया गया, आए जरूर, लेकिन उसके बाद वो फर्दर नहीं आए और वो हाई कोर्ट में उन्होंने पिटिशंस लगाई, वहां से कोई उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से जाकर के उन्होंने एक नो कोर्सिव स्टेप का ऑर्डर लिया, हमारे पास आए और उसके बाद पुनः गायब हो गए। तो निरंजन दास का जो बेसिक रोल था, जो कि आबकारी विभाग में शीर्ष में पदस्थ होने पर, वो ये था कि जो पॉलिसी थी जिसके के द्वारा कमीशन का अर्जन किया गया, इनके पूर्व जो कमिश्नर था वो कमिश्नर उस बात में तैयार नहीं था। सरकार के उस प्रकार के जो इनका स्कैम चलाने के लिए जो इनका कार्टेल था, संघ था, उनकी बातों पर वो रेडी नहीं था और इस प्रकार के पॉलिसी डिसीजंस को चेंज नहीं करना चाह रहा था। तो उसको हटा करके इनको पदस्थ किया गया और फिर इन्होंने वो सारी चीजें करी, जो कि अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अरुणपति त्रिपाठी के साथ मिलकर की, पॉलिसी चेंज किया। उसमें से जो पैसा आया कमीशन के रूप में, उसको उसमें से अपना शेयर प्राप्त किया और साथ ही साथ जो डुप्लीकेट होलोग्राम लग के शराब बिक रही थी, उसमें से भी उन्होंने अपना शेयर प्राप्त किया। तो बेसिकली एक आबकारी विभाग के शीर्ष होने के नाते इनको ये सब चीजों पर रोक लगानी चाहिए थी, ना कि उसका भागीदार बनना था। एक रोल तो इनका ये है और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जब आप शराब के विभाग के शीर्ष पे बैठे हुए हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई इस प्रकार का स्कैम हो रहा है या कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं, तो उस पर अपने जो आबकारी अमले के द्वारा छापा पड़वाए या कोई भी जांच कार्रवाई करे। तो ये भी सब इन्होंने किया नहीं और अपने काम में कोताही बरती है। इसलिए इनके और इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता थी और ये भागे भागे फिर रहे थे। एसीबी ने अरेस्ट किया, इस वजह से हमको मौका मिला इनको आज अपने रिमांड में लेने का, कस्टोडियल रिमांड में लेने का। तो हमने इनकी गिरफ्तारी करके और कस्टोडियल रिमांड इनका लिया है, जो कि माननीय न्यायालय ने 22
दिसंबर तक के लिए अप्रूव किया है। जैसे के श्रीवास्तव और पप्पू बंसल का जो बयान था वो निर्णायक था, उसी प्रकार से सौम्या की 2 दिन की पीआर के बाद ही निरंजन दास को पकड़ा गया, तो क्या सौम्या चौरसिया से कुछ ऐसे लूप्स मिले हैं, ऐसा माना जाए? देखिए, ये सारी जो चीजें हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन में है। अगर ये जरूर बात है कि हमने अगर किसी को अरेस्ट किया था इसके पूर्व, चाहे सौम्या चौरसिया को अरेस्ट किया हो, चाहे चैतन्य बघेल को, चाहे टुटेजा को, चाहे जैसे किसी व्यक्ति को, बट ऑब्वियस है कि उनके खिलाफ जिसने कुछ बयानबाजी की है या कुछ एविडेंसेस हमको मिले हैं, हम उनको कन्फ्रंट जरूर कराते हैं और हम अपने एप्लीकेशन में लिख के भी न्यायालय को देते हैं, जो कि हमने आज भी लिख करके दिया हुआ है। हम कन्फ्रंटेशन जरूर कराएंगे और जो भी बयानात अभी दूसरे लोग के हमारे पास अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग सौम्या चौरसिया, उससे इनका कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा और अगर कोई नए सबूत आते हैं तो आपको अगली प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में जरूर दिखाई पड़ेंगे। कितने धनराशि का गबन इनके द्वारा किया गया और लॉन्ड्रिंग में क्या निरंजन दास? देखिए, यही इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनकी कस्टोडियल रिमांड ली गई है कि इनका बेसिक रोल अभी कितने रुपए के धांधली का है, तो वो अभी थोड़े दिन बाद इसकी बात की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। सर, ये निखिल चंद्राकर से भी शायद बयान लिया गया है, सूर्यकांत तिवारी को लेकर कुछ अपडेट्स मिले? देखिए, निखिल चंद्राकर से रिलेटेड जो भी कार्रवाई चल रही है वो ईडी के द्वारा नहीं चल रही है, वो कार्रवाई बेसिकली एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा की गई है।